नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की लिस्ट में शुमार होने वाला श्रीलंका आज सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लोग वहां पर खाने पीने को भी मोहताज हो जाएंगे, घंटों बिजली संकट झेलेंगे, ईंधन की किल्लत झेलेंगे। और कल वो तस्वीरें आई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लोगों का गुस्सा फूटा, राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। जब गोटबाया राजपक्षे काम संभाल रहे थे 2019 में, तब उन्होंने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। श्रीलंका के लोगों को लगा कि यही है जो हमें सालों की कंगाली से बाहर निकालेंगे। लेकिन कई ऐसे फैसले लिए गए जो देश पर भारी पड़े। टैक्स कटौती का चुनावी वादा पूरा करना सरकार को महंगा पड़ा और उसके बाद कोरोना महामारी की मार ने टूरिज्म सेक्टर को तबाह कर दिया। इस सब के बाद वो फैसला जिसने श्रीलंका के संकट को विकराल बना दिया, ये फैसला था देश को ऑर्गेनिक घोषित करने का। केमिकल फर्टिलाइजर्स एक झटके में बैन कर दिए गए। श्रीलंका इस फैसले के लिए तैयार नहीं था और इस बदलाव ने कृषि क्षेत्र को तबाह कर दिया। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम कि आखिर कौन है श्रीलंका की इस हालत का जिम्मेदार और जिस तरह के आर्थिक हालात बने हैं, भारत क्या सबक ले सकता है। तो चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल जुड़ रहा है। प्रोफेसर एस.डी. मुनि है, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं। शशांक हैं, पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। संतोष मेहरोत्रा अर्थशास्त्री हैं और हमारे साथ पद्मा राव भी जुड़ेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रोफेसर एस.डी. मुनि आपके पास ही यहाँ पर आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि ये जो स्थिति हम श्रीलंका में देख रहे हैं वो अभूतपूर्व है, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो श्रीलंका की इस हालत का जिम्मेदार आखिर किसे मानते हैं आप? आपने ठीक बताया ना कि राजपक्षे संता इसके लिए जिम्मेदार है। जो आर्थिक नीतियां उनकी चलाई हुई थी वो जिम्मेदार है, जिनका आपने विवरण किया है पहले से ही। लेकिन इसके साथ में एक बात और बताता हूं कि ये जो आर्थिक संकट राजनीतिक संकट में बदल गया है, उसके पीछे लोगों का दबा आक्रोश है राजपक्षे सरकार के लिए पिछले कम से कम 5-7 सालों से। जब से 2009 में उन्होंने एलटीटी को खत्म किया तो बहुत सारा रिस्पेक्ट था राजपक्षे सरकार के लिए। लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि अब जो जातीय समस्या है, वहां की एथनिक समस्या है तमिल सिंगलीज की, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। वो नहीं किया गया। बावजूद इसके स्टेट्समैनशिप दिखाने के जो महिंदा राजपक्षे उस वक्त राष्ट्रपति थे, वो सारी सत्ता निरंकुश होकर काम करने लगी। बहुत सारे जर्नलिस्ट को परेशान किया गया। लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत सारे अंकुश लगाए गए और एथनिक समस्या वैसे के वैसे बढ़ी। फिर टेररिज्म भी पूरी तरह से नहीं गया, क्योंकि बाद में मुस्लिम टेररिज्म का एक उदाहरण वहां पैदा हुआ। तो इस सब से जो लोगों में रोष था, नाराजगी थी, वो दबी रही, क्योंकि ये उस वक्त सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये इकोनॉमिक क्राइसिस ने उस दबी हुई राजनीतिक डिसअप्रूवल को, जो राजपक्षे सरकार की थी, उसको उभार कर बहुत जोर शोर के साथ सड़कों पर लाए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये दूसरी बात एक और है कि राजपक्षे परिवार करीब जो श्रीलंका का बजट है उसके 70% साधनों पर राजपक्षे परिवार बैठा था। बिल्कुल, जिसमें सभी भाई मालूम शामिल थे, भाइयों के बेटे शामिल थे, रिश्तेदार शामिल थे। तो और उसके साथ करप्शन की कोई कमी नहीं थी वहां। तो करप्शन, एक परिवारवाद एक तरह से, और उसके ऊपर इनएफिशिएंसी, जो आपने बताया कि इकोनॉमिक डिसीजंस जो लिए गए उनके दूरगामी परिणामों को बिल्कुल नहीं सोचा गया। और ये दुर्भाग्य था श्रीलंका का कि जो पैंडेमिक आया उससे उनका टूरिज्म सेक्टर बहुत सीरियसली इफेक्ट हुआ। लेकिन एक श्रीलंका के आर्थिक एक्सपर्ट ने कहा है कि इस सब घटनाओं के पीछे जहां 30% तो श्रीलंका का दुर्भाग्य है, क्योंकि पैंडेमिक आया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन 70% सरकार की इनएफिशिएंसी है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि सरकार बिल्कुल जिम्मेदार थी, ये परिवार बिल्कुल जिम्मेदार। जी,
हमारे साथ यहाँ पर पद्मा राव भी जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और श्रीलंका को काफी करीब से देखा, एक किताब भी उन्होंने उस पर लिखी है। पद्मा जी, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि कल की जो तस्वीरें देखी वो ऐतिहासिक थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये अचानक हुआ है। दिख रहा था कि लंबे समय से लोग क्या कुछ झेल रहे हैं और गुस्सा इस तरह से फूटा उनका, ये शायद बहुत वक्त से चल रहा था उनके भीतर, जो कल सामने आया। जी बिल्कुल, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये कई महीनों से, 3-4 महीनों से ये बात चल रही है। ये जो आर्थिक संकट है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, और अब लोगों को मुझे लगता है कि स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नई सरकार बनेगी। ऑपोजिशन मेंबर्स और जो सर्वदलीय सरकार जो कहते हैं, फिर भी इनको सब्र तो करना ही पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ये आर्थिक संकट जो है ये 1-2 दिनों में खत्म होने वाली बात नहीं है। ये अब कम से कम 2 साल और लगेंगे इसको, जब तक देश इससे निपट पाएगा। जी पद्मा जी, एक और सवाल मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहती हूँ कि लगातार आपने श्रीलंका को कवर भी किया है। वहाँ के लोग जो हैं, हम लगातार देख रहे हैं, खाने पीने की चीजें नहीं है, दवा तक नहीं है। अगर आप थोड़ा और डिटेल बता पाएं कि वहाँ के लोगों पर क्या कुछ बीत रही है। जी देखिए, जब मैं मई में वहां गई थी कई टीवी चैनलों के लिए रिपोर्ट करने के लिए, तो मैंने देखा कि तब परेशानियां तो ऑलरेडी अप्रैल में शुरू हो गई थी और लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे कुकिंग गैस के लिए और एलपीजी सिलेंडर्स के लिए, और पेट्रोल पंपों में और हर जगह, मतलब जहां भी आप जाएं वहां आपको सिर्फ क्यूएं दिखती थी। और लोग कह रहे थे कि, और काफी परेशान थे लोग। लेकिन उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि लोगों में मतलब लोग इंतजार करने को तैयार हैं, और लोगों को सिर्फ एक चीज चाह रहे थे, वो कि उनके जो राष्ट्रपति हैं वो हट जाएं पद से। अब राष्ट्रपति भी हट गए हैं, प्रधानमंत्री भी हटने वाले हैं, बल्कि उनकी कोई शर्तें हैं। वो कह रहे हैं कि आप पहले एक सर्वदलीय सरकार बन जाए, तब मैं भी पद छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोग जो हैं श्रीलंका के, वो इससे संतुष्ट होने वाले हैं, क्योंकि एक बात आप भूल नहीं सकते हैं कि जो विपक्ष है, विपक्ष में और अन्य पार्टियों में भी बहुत मतलब इंटरनल टेंशंस हैं। एक दूसरे से वो इतनी मतलब तालमेल नहीं है उनमें कि ताकतमंद सरकार बने। और इस वक्त यही नीड ऑफ द मोमेंट है कि एक सरकार ऐसी बने जो आईएमएफ से बात करना, मतलब बातें जो चल रही हैं, उनसे डिस्कशंस जो चल रही हैं, वो बंद ना हो जाए एकदम, या स्टॉल ना हो जाए और आगे बढ़ पाए। और मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ये उम्मीद नहीं है कि, क्योंकि ऑपोजिशन जो है, इनका विपक्ष जो है, इनमें कई सारी दलें हैं और एक दूसरे में वो तालमेल नहीं है जो जिसकी जरूरत है। बिल्कुल। शशांक जी भी हैं हमारे साथ, पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। शशांक जी, अगर राजनीतिक संकट की यहाँ पर बात करें तो गोटाबाया राजपक्षे ने अब इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। 13 जुलाई को वो इस्तीफा देंगे, लेकिन उनके इस्तीफा देने से क्या कुछ होगा, क्या कोई बदलाव अब होने वाला है, क्योंकि स्थिति तो बहुत अब हाथ से बाहर हो चुकी है। जी, आपने बिल्कुल सब समराइज कर दिया है। हमारे जो 2 पैनलिस्ट जो बहुत ही समझदार हैं श्रीलंका की सिचुएशन के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छा समझा दिया है। तो चीज यही है कि राजपक्षे परिवार के ऊपर इस समय सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में जो भी श्रीलंका की मुसीबतें हैं वो राजपक्षे परिवार के ऊपर आके टिक गई हैं। और विक्रमसिंघे जो एक तरीके से बीच में लाया गया उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कि वे बड़े इज्जत है उनकी हर जगह, हालांकि उनकी एक ही सीट है, वो भी नॉमिनेटेड सीट है, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। उन्होंने सोचा कि ये भी जो है राष्ट्रपति को ही मदद करने के लिए आए हैं, तो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ भी गुस्सा हो गया, बल्कि इतना गुस्सा हो गया कि उनका तो घर भी जला दिया उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही हालात जो है इस तरह के श्रीलंका के जो हुए हैं, तो सबसे पहली जरूरत ये है कि आईएमएफ की टीम और जो भी श्रीलंका के मदद करने वाले देश हैं, उनके साथ में मिलकर एक अंतरिम सरकार वहां बने। अगर श्रीलंका में किसी प्रकार से सब पार्टीज हों, सब लोग जो भी और लोग हो सकते हैं वहां पे, पढ़े लिखे लोग और जो समझते हैं इकोनॉमिस्ट वगैरह, वो मिलके बात करें और फिर एक फॉर्मूला लगाया जाए। देखिए, दक्षिण एशिया में एक तरह से बात मैं ये कहूंगा कि हम लोग जैसे दक्षेश में भारत है और उसके नजदीक के 7-8 और देश हैं, तो एक तरीके से सबको ये लगता है कि अगर कोई कमजोरी हुई है उनके अपने स्थिति में, ये भारत की वजह से हुई है। तो चीन को ले लो तो मदद मिल जाएगी। तो चीन को मदद दी तो चीन ने तो ऐसा मदद किया कि मलेशिया की भी हालत खराब हो गई, पाकिस्तान की भी खराब हो रही है, श्रीलंका की और नेपाल की भी यही हालत बनती जा रही है, बांग्लादेश भी।
तो ये सबके सबको उन्होंने बास्केट केस बना के डाल दिया, क्योंकि उन्होंने इतने लॉन्ग टर्म प्लान के जेस्टेशन पीरियड वाली जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें खूब पैसा लगा दिया, और वो उसका पैसा तो बनना नहीं है। इस बीच में कोविड भी आ गया, वो भी चीन से ही आया। अब ये कोविड आ गया, सारा इनका मुसीबत आ गई, फिर हमारी वंदना शिवाजी पहुंच गई, उन्होंने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का मतलब पता नहीं उनको, या तो एक तरह से बिल्कुल ही वो चीन के तरफ चले गए थे, और एक समय था जब बंदार नायके जी के टाइम पर वो 0% ग्रोथ रेट चाहते थे कि बिल्कुल सोशलिज्म बन जाए, आइडियल सोशलिज्म श्रीलंका में। किसी जमाने में सोचते थे कि बिल्कुल सिंगापुर को वही रिप्लेस कर देगा, और एक भारत को और जितने पड़ोसी देश हैं सबके एक तरीके से वहां पर जो है एक बैंकिंग सेंटर बन जाएगा, पोर्ट कनेक्टिविटी का सेंटर बन जाएगा। तो वो इधर से उधर वो झूलते रहे हैं, तो कोई वो निकल नहीं पाया किसी तरह से हल। तो मैं समझता ही हूँ कि ना तो भारत उनकी तरह से पूरी तरह से मदद कर सकता है, ना चीन कर सकता है। इस समय अगर IMF के साथ में, जहां पे कि विश्व के जाने माने इकोनॉमिस्ट जुड़े रहते हैं, मैं मानता हूं कि कंडीशनैलिटी वगैरह वो ऐसी लगाते हैं कि कई बार जो है जो सोल्यूशन होता है वो प्रॉब्लम से भी खराब होता है। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि जो यहाँ के सरकार के और जो जाने माने यहाँ के राजनीतिज्ञ हैं अपना पूरा ध्यान लगा के रखें कि वही बातें माने उनकी IMF की, जो वो कर सकते हैं और करने को तैयार हो। भारत आगे रहेगा मदद करने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि भारत मदद करता जाए और वो भी सबका सब कुएं में डूबता चला जाए। और भारत ने जो अभी तक अपने लोगों की किसी तरीके से अच्छी तरह से स्थिति बनाने की कोशिश करी है, तो वो भी सबकी सब खराब हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए भी सबसे पहली आवश्यकता यह है कि अपने जो भारत के लोग हैं उनको पूरे तरीके से संभाल के देखना है कि किसी तरीके से शॉर्टेजेस यहाँ ना पैदा हो। हमने मदद करी है, कोविड में भी मदद करी है, एग्रीकल्चर फील्ड में मदद करी, सब जगह करी है। बिल्कुल। लेकिन और आज भी अपना ध्यान रख के करना है। जी बिल्कुल, आज भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और श्रीलंका के जो भी हालात हैं उस पर भारत जहां भी जरूरत होगी हर संभव मदद जो है वो करेगा। संतोष मेहरोत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। मेहरोत्रा साहब, यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं जो स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ी है और देखते हुए बिगड़ी, यानी कि चीजों को संभाला जा सकता था, लेकिन मिसमैनेजमेंट जो है वो इतना ज्यादा रहा कि चीजें हाथ से निकलती गई और देखते चले गए मानो। अब यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जैसा कि अभी हमने देखा कि शशांक साहब ने भी बात की, चीन, भारत, जापान ऐसे कई देश हैं जो मदद कर रहे हैं। उसके अलावा IMF जैसे संस्थान भी हैं जो जिन्होंने श्रीलंका को लोन दे रखा है और अभी भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि श्रीलंका बेहतर होगा। भारत अभी भी मदद की बात कर रहा है, लेकिन क्या ये मदद काफी होगी श्रीलंका को इस संकट से उबारने के लिए? और दूसरा एक इसका पहलू ये भी है जो शशांक साहब कह रहे हैं कि हमें अपनी स्थिति देखते हुए मदद करनी होगी। जी, तो पहली बात तो ये है कि भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी जबरदस्त हैं, तो वो मदद तो कर सकता है, तो उसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं है। मगर पॉइंट ये है कि श्रीलंका की सरकार को रास्ते पे लाना है, नीतिगत रास्ते पे लाना है। नीतिगत रास्ते पे लाने का मादा भारत सरकार में नहीं है, वो केवल IMF में ही है। और वो अग्रीमेंट IMF के साथ जब तक नहीं होता तब तक नीतियां वापस पटरी पे नहीं आएंगी, और जब तक नीतियां वापस पटरी पे नहीं आएंगी तब तक अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी। तब तक ये जो अस्थिरता है और असंतोष है आम जनता का, वो पनपता रहेगा। और इस बात को की भी हमको, आपने बिल्कुल शुरू में जो सवाल उठाया, चर्चा करनी चाहिए कि हमारी अपने देश की स्थिति और श्रीलंका की स्थिति में क्या समानताएं हैं और क्या फर्क हैं। तो सबसे पहले तो मैं फर्क की बात करता हूं, 3 फर्क गिनाऊंगा, बड़े बड़े फर्क हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और फिर मैं आता हूं समानताओं पे। तो फर्क तो एक तो ये है आर्थिक स्थिति में कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ती चली गई हैं, बहुत ही मजबूत हैं, और उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनकी अर्थव्यवस्था के माकूल नहीं रह गई हैं। उसके कारण हमारे साथी लोग पहले गिना चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा फर्क। दूसरा फर्क यह है कि जो डोमेस्टिक डेट है वो सारे दुनिया के देशों की डेट बढ़ी है, मगर दिक्कत श्रीलंका के संग ये है
कि उनकी 46% डेट जो है वो इंटरनेशनल बैंक्स को है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स को है, जो एक छोटी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी मूर्खता थी। हमारी डेट जो है वो 80% डोमेस्टिक डेट है। तो उस जो फॉरेन डेट है उनकी, श्रीलंका की, मैं वापस आ रहा हूं श्रीलंका पे जी, 46% ये प्राइवेट सेक्टर को है, अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट, और फिर करीब 19-20% वर्ल्ड बैंक एडीबी को है, 10% चीन, 10% जापान को है। तो मतलब डेट उतनी ज्यादा चीन पे नहीं है, और गलतियां जाहिर है श्रीलंका में हुई हैं। तीसरा फर्क, बहुत बड़ा फर्क यह है कि वो श्रीलंका फूड इंपोर्टर देश है और हम फूड एक्सपोर्टर देश हैं, मगर जो समानताएं हैं वो घबराने वाली है। हमारे देशवासियों को उनके बारे में और हमारी सरकार को सोचना बहुत जरूरी है। कई सालों से हमारी जो बेरोजगारी दर है और जो विकास दर है घटती चली जा रही है, और बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है इस मामले में, और ये प्री कोविड था। और मैं ये भी आपको याद दिला दूं कि कोविड से पहले श्रीलंका की भी स्थिति है। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, हमारी जो डोमेस्टिक डेट है वो भयंकर रूप से पिछले 2-2.5 साल में बढ़ी है। 65% ऑफ जीडीपी थी, वो अब 90% हो गई है। तीसरी बात, ये स्थिति आई क्यों? जिस तरीके से श्रीलंका में टैक्स कट्स किए गए, और हमारे यहां भी जबरदस्त तौर से टैक्स कट्स 2019 में किए गए, उससे पहले वेल्थ टैक्स 2015 में घटाया गया, हमारे देश में पर्सनल इनकम टैक्स की थ्रेशोल्ड्स बढ़ाई गई। यही सारी गलतियां श्रीलंका में हुई। और चौथी बात, उनके एक्सपोर्ट्स घटे हैं और हमारे भी एक्सपोर्ट्स भयंकर रफ्तार से, जो 2013-14 में 318 बिलियन डॉलर थे, वो हर साल गिरे। उससे पहले 25 साल हमारे करीब 15% की रफ्तार से हर साल बढ़ते थे और हमारे घटते चले गए। तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी एक गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। तो और हमें इसलिए और चिंता करनी चाहिए कि श्रीलंका कुछ नहीं तो उनकी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कहीं ज्यादा थी हमारी प्रति व्यक्ति आय से। तो इसलिए हमें और चिंता इसलिए करनी चाहिए कि हमारे देश की गवर्नेंस में क्रोनिज्म बढ़ता चला गया है। वो यूपीए के दौर भी था और एनडीए की दौर में और तेजी से बढ़ा है, कुछ बड़े महारथियों की वजह से, और जिसकी वजह से गवर्नेंस पे असर हुआ है। और जिस गवर्नेंस के में जो बुराइयां आती हैं, खराबियां आती हैं गवर्नेंस में, वो हम देख रहे हैं कि सोशल टेंशन्स बढ़ रहे हैं हमारे देश में, और उनके देश में तो सोशल टेंशन्स बढ़ ही रहे हैं। तो ये सब बातें हमको अपने साथ, अपने मित्र देशों से जो आसपास हैं उनसे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि चिंता के जो सबब है वो हमारे यहां भी है। हालांकि वो स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, अभी नहीं वहां पहुंची है जो श्रीलंका में पहुंच गई। जी, हमारे साथ मुनि साहब भी बने हुए हैं, एसडी मुनि साहब। मुनि साहब, आप यहाँ पर संतोष मेहरोत्रा साहब को सुन रहे थे, आप क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर? क्योंकि अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए तो भारत की स्थिति बहुत अलग है, श्रीलंका की स्थिति बहुत अलग है, लेकिन जो समानताएं मेहरोत्रा साहब गिनवा रहे थे उनको लेकर मैं आपकी राय यहाँ पर जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि ये बात ये सबके सामने है बात की पेंडेमिक से पहले, कोरोना से पहले ही हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो गई थी, बेरोजगारी की जो स्थिति पहुंची है वो पहले ही हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक के दौर में हमारे साथ कुछ ज्यादा खराब हुआ हो। नहीं, मैं संतोष की बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ। उसने बिल्कुल साफ तौर से जो कंपैरिजन निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। यही वजह थी कि देखिए इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, किसी तरह से उसको डिफ्यूज किया गया है, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं है उससे। अब दूसरा, ये फौज में जो यंग लोगों को जॉब देने का प्रश्न है उसके ऊपर यंग लोग नाराज हैं और असंतोष कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जो सोशल मामले हैं उसमें भी एक तरह से जो पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है वो श्रीलंका में भी है। उसी तरह से एथनिक पोलराइजेशन है, मुस्लिम्स
वहां पर मार्जिन के ऊपर है। वो ये सब जो इंडिकेटर्स हैं ये बहुत संतोष वाले नहीं है। और इसीलिए मैं आपको याद दिलाऊं, अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एडिटोरियल लिखा था बोजो पे, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया उसके ऊपर, और उसके आखिर में लिखा था कि उससे हमारा इंडिया क्या लेसन निकालेगा। और ये कहा कि इंडिया को ये लेसन निकालना चाहिए कि जो नेता अपने आप को चुनने के बाद में बहुत सशक्त समझते हैं, उनको लोगों की संवेदनशीलता से अलग नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एकदम से ऐसा परिवर्तन आ सकता है जहां जनता ऐसे सशक्त नेताओं को भी अलग कर सकती है। इस तरह का उसमें बयान है, आखिरी पैराग्राफ जो उनका है। तो ये बताता है कि अगर आप आर्थिक स्थिति में अधिक संवेदनशील नहीं रहेंगे तो उसके पॉलिटिकल परिणाम जो है, राजनीतिक परिणाम, वो अच्छे नहीं होंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, वो इकोनॉमिक से ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस बन गई है। और आज जब तक ये मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कि आईएमएफ कोई बहुत बड़े सॉल्यूशंस दे देगा। मुझे ऐसा कोई कंट्री याद नहीं है जहां आईएमएफ ने राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को सुधारा हो। आईएमएफ मदद करता है, अपने ढांचे में करता है, श्रीलंका को जरूरत है, मदद लेनी भी चाहिए, लेकिन पेनिसिया नहीं है आईएमएफ। और श्रीलंका की जो अंदर की स्थिति है उसमें जब तक राजनीति स्टेबल नहीं होगी, बिल्कुल, तब तक इकोनॉमिक स्थिति आगे बढ़ ही नहीं सकती। आईएमएफ भी कुछ नहीं करेगा, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। चीन के बारे में जब बात हुई थी, देखिए चीन ने जो कंट्रीब्यूट किया है कि चीन ने हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उन प्रोजेक्ट से जहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा है जी, चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे वो माताले का एयरपोर्ट हो, चाहे कोलंबो सिटी का प्रोजेक्ट है। 3 बड़े प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है और नो रेवेन्यू इज कमिंग। तो इसलिए डेट बर्डन तो आपका बढ़ा हुआ है, लेकिन उस डेट को क्लियर करने के लिए आप में सामर्थ्य नहीं है। तो ये स्थिति चीन ने पैदा करी है उसमें। बिल्कुल, तो जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा कि आय जो है, इनकम जो है वो कम होती चली गई, खर्चे जो है वो बढ़ते चले गए और उस पर कोई चेक नहीं रखा गया। हो रहा है वो, भारत में भी हो रहा है जी। आज ही किसी अखबार में बिल्कुल कंपैरिजन था कि जो पर कैपिटा इनकम है वो लगातार घट रही है भारत में जी। और यही इसीलिए ये मुद्दा बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हैं और हमें नजर तो रखनी ही है, लेकिन हमें सबक भी लेना है कि क्या गलतियां हमें जो वो कर रहे हैं वो नहीं दोहरानी है। और हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ। हम ये भी चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान भी किस तरह से दूसरा श्रीलंका बनने की राह पर नजर आ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं भारत के संदर्भ में भी, ये देखना कि पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर हम लोग में आपका स्वागत है। हम श्रीलंका के हालात पर चर्चा कर रहे हैं और इसी बीच में अब विशेषज्ञ जो हैं वो ये भी कहने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो दूसरा श्रीलंका बन जाएगा। और उसकी कई वजह हैं। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसके चलते संकट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से संकट बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी लगातार कमी आ रही है और चीन के कर्ज के जाल में पाकिस्तान उलझा हुआ है, ये हम जानते हैं। और अगर पाकिस्तान के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो भारत की समस्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि तेल के क्षेत्र में भारत को भी दिक्कतें हैं और हमारे को अपनी आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ानी होगी। क्योंकि जब पाकिस्तान संकट में आएगा तो चीन उसके और करीब आ जाएगा और उन दोनों की करीबी कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या पैदा करती है। हमारे साथ मेहमान तमाम हमारे बने हुए हैं यहाँ पर। पद्मा राव जी, अगर हम पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करें, यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान की स्थिति हो रही है, कहा जा रहा है कि वो भी श्रीलंका जैसा बन सकता है, आप इस पूरी स्थिति को कैसे देख रही हैं?
देखिए, मैं तुलना तो नहीं कर सकती हूँ पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच और भारत और श्रीलंका के बीच, क्योंकि मैं फिलहाल तो इसी पे फोकस रख रही हूँ, श्रीलंका पे, क्योंकि मैं उस कहानी को कई 30 सालों से मैं फॉलो कर रही हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जहां तक रूस और यूक्रेन के युद्ध का सवाल है और उसकी जो फॉल आउट्स हैं या उसके जो नतीजे हैं, इसका क्या असर पड़ सकता है पाकिस्तान पे, मैं यही कह सकती हूँ कि रूस, चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स या ऐसी समस्याएं पाकिस्तान को मतलब झेलना पड़ेगा जो कि और देशों को इफेक्ट कर रहे हैं, बाकी वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं। और इसलिए मैं और एक दूसरी बात यह है कि श्रीलंका की जो सोसाइटी है, कि जो लोग हैं, उनमें बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। ये जो गुस्सा आप सड़कों पे देख रही हैं, जो आपने कल देखा, जैसे लोग जश्न मना रहे हैं, जैसे लोगों ने प्रधानमंत्री के घर को जला रखा और ऐसी चीज, इतना गुस्सा मुझे पाकिस्तान में फिलहाल तो बाहर से कम नजर नहीं आ रहा है, लोगों में, तमाम जनता में। तो यहां तक मैं तुलना कर सकती हूं कि ये दो बहुत अलग देश हैं और लोगों की मेंटालिटी भी बहुत अलग है। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को उतनी परेशानियां झेलना पड़ेगा जितना कि श्रीलंका को करना पड़ रहा है। बल्कि यहां तक कि कहना चाहती हूं कि जो आउटगोइंग जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्सा, उन्होंने एक्चुअली ऑलरेडी बोला था कि वो बातचीत शुरू करने वाले हैं, या ऑलरेडी बल्कि शुरू हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है रूस के साथ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। तो अब रही बात IMF की और जो उन देशों की जो डोनर कंट्रीज जो कहलाते हैं, जिनसे श्रीलंका ने पैसे ले रखा है, मुझे नहीं, अब वहां कुछ परेशानी आ सकती है इस मामले में। अगर IMF अगर डोनर कंट्रीज को गारंटी देने को तैयार बनेगी और वो कह सकते हैं अपनी तरफ से कि देखिए, फिर तो आप क्रूड ऑयल रूस से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा शर्त है, और फिर हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो ऐसी शर्तें बहुत देखने वाले हैं। मुझे फिक्र है कि श्रीलंका, जैसा कि मैंने पहले कहा, आने वाले 2-3 सालों में ये जो आर्थिक संकटें हैं, ये इतनी जल्दी से गायब नहीं होने वाली हैं श्रीलंका में। बिल्कुल। प्रोफेसर SD मुनि, ये जो बात डॉक्टर पद्मा राव जो कह रही हैं यहाँ पर, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये बात तो सही है कि अलग अलग देश हैं, अलग अलग उनकी स्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भी क्या उस ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं जो मूल बात है पद्मा जी की, वो मैं स्वीकार करता हूँ। पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति में काफी समानताएं हैं, लेकिन फर्क भी बहुत है। पाकिस्तान परेशान है चीन से जो मदद ले रहा है उससे भी। जो BRI के प्रोजेक्ट्स हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे सवाल पाकिस्तान में उठ चुके हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स को चीन में भी ये माना गया है कि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, जो उन्होंने पाकिस्तान को मदद किया था। लेकिन ये बात नहीं भूलें कि पाकिस्तान की सत्ता का जो ढांचा है वो श्रीलंका की सत्ता की ढांचा से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर श्रीलंका में सारी शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित थी, वो राष्ट्रपति थे वहां पर। और पाकिस्तान में वो एक संस्था में है, आर्मी में है, सारी की सारी पावर वहां पर है। और उस संस्था को बचाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारे देश आगे बढ़कर आएंगे। चीन आगे बढ़ के आएगा, रूस कितना आएगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन सऊदी अरेबिया आएगा, अमेरिका आएगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए वो है ना कि अनारकली तुमको सलीम मरने नहीं देगा, हम जीने नहीं देंगे। तो जो बाहर के लोग हैं वो पाकिस्तान को मरने नहीं देंगे। देखिए, ये बात बहुत ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो उसमें बहुत सारे देशों के बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं। ईरान नहीं मरने देगा उसको, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हैं और चीन का जो मदद देने का ढांचा है वो फॉल्टी है। लोग रियलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मुझे डर ये है कि कहीं श्रीलंका पाकिस्तान के रास्ते पे नहीं चला जाए, क्योंकि अगर एक राजनीतिक विकल्प श्रीलंका में ठीक से नहीं उभरा, ऑल्टरनेटिव प्रेसिडेंसी नहीं आए, तो मुझे डर है कि कहीं फौज वहां पर भी आगे ना आ जाए, और फौज आ गई वहां पर आगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे।
एक बार शशांक साहब का मैं रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। शशांक साहब, क्या सर्वदलीय सरकार बनने की संभावना श्रीलंका में नजर आ रही है? क्योंकि विपक्षी दल जो हैं वो भले ही सर्वदलीय बैठकों में आए नहीं हो, लेकिन वो चाहते तो हैं अब की गंभीर तरीके से कि अब उनके नेतृत्व में सरकार बने श्रीलंका में। देखिए, श्रीलंका का अभी तक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और जिसकी वजह से उन्होंने काफी सफर भी किया है इंटरनेशनल लेवल पर, वो है कि उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरे तरह से कदम उठाए हैं और उसके लिए सेना की तो आवश्यकता पड़ी ही है उनको। तो मैं समझता हूं कि सेना का वहां पर जो है एक प्रकार से हर राजनीतिक दल के साथ में कुछ ना कुछ मेलजोल है और जितने भी वहां के समुदाय हैं, चाहे सिंगलाज हो चाहे तमिल हो, सबके साथ में मिलकर वो चाहते हैं कि मिलजुल कर रहें। तो यहाँ बात बिल्कुल अलग है। यहाँ पाकिस्तान में इस समय FATF के ग्रे लिस्ट में है वो। श्रीलंका के ऊपर भी थोड़ा बहुत तकलीफें रही हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाने की बात चलती रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं जो पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान के ऐसे हैं उनके तार, श्रीलंका में जो आतंकवाद हुआ वो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, भारत में होता है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए होते हैं, बांग्लादेश में होता है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए होते हैं। और मुनी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, अमेरिका अभी $70 बिलियन के हथियार छोड़कर पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के पास में तो चला गया वापस लौटकर, तो वो पाकिस्तान को बहुत मजबूत कर गया एक तरीके से। लेकिन पाकिस्तान का अंदरूनी स्ट्रक्चर इतना वीक है और वहां के जो नेता हैं, कभी कहते हैं कि अमेरिका ने हमको हटा दिया, इमरान खान कहते हैं, अब कहते हैं कि नहीं अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो मैं समझता ये हूं कि पाकिस्तान के प्रभा राव जी ने जो कहा है कि हमको बिल्कुल भी अपने और देशों के साथ में उनकी स्थिति समझने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये सोच के कि वो नीचे जा रहे हैं तो आवश्यक है कि हम भी नीचे ही जाएंगे। तो वो हमको अपना सोल्यूशन अपने आप ही निकालना होगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर श्रीलंका नीचे जाता है, नेपाल नीचे जाता है, बांग्लादेश नीचे जाता है, पाकिस्तान, वो चारों देश जो है इस समय प्रायोरिटी लिस्ट में है, अलर्ट लिस्ट में है सारे विश्व के देशों के सामने। तो हम अपने को नहीं, हम भी उसी लिस्ट में हैं। मैं कहूंगा ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं जो मुनी साहब ने कहा है या हमारे अर्थशास्त्री साहब ने कहा है कि स्टडी करना आवश्यक है, लेकिन ये मानना कि अगर और देश नीचे जा रहे हैं तो हम भी नीचे जाएंगे, तो ये गलत बात है। बिल्कुल, हम उसी बात पर बात कर रहे हैं कि उनकी गलतियों से हम क्या सबक ले सकते हैं जो हमसे ना हो और हम ऐसी स्थिति में ही ना पहुंचे। हालांकि हम सब ये बात जानते हैं कि अलग अलग देशों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और भारत और श्रीलंका की परिस्थितियों की कोई तुलना भी नहीं है, लेकिन सबक जरूर हम ले सकते हैं, कम से कम आर्थिक 180 देशों का सबक लेंगे आप तो 180 देशों का पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, कोई सबक नहीं मिलेगा आपको। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पर जी मजबूत कीजिए। चीन आपका दुश्मन है, पाकिस्तान आपका दुश्मन है, समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपके यहाँ जो है किसी तरह से जो है आतंकवाद ना फैलाएं, किसी तरह से आपके एरियाज को लेके ना बैठ जाएं। बिल्कुल, और इसीलिए पड़ोसी देशों पर नजर रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत लगातार वो कर भी रहा है। और इसीलिए विदेश मंत्री ने आज कहा कि नजर श्रीलंका में जो कुछ चल रहा है उस पर बनी हुई है और हर संभव मदद भी हम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, यहाँ पर फौरन हाजिर होते हैं। तो श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट पर हम बातचीत कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं संतोष मेहरोत्रा साहब। सबसे पहले आपके पास अब यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं अब श्रीलंका के सामने, लेकिन इस आर्थिक संकट से उबरना सबसे पहले बेहद जरूरी है। क्या वो कदम है उन्हें जो सबसे पहले उठाए जाने चाहिए नई सरकार को, नए नेतृत्व को? देखिए, मैं ये बात दोहराना चाहूंगा और बहुत सोच समझ के मैं ये दोहरा रहा हूँ जी कि और क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बात स्वयं भी कही थी कि हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा है, विकल्प नहीं है IMF के संग अग्रीमेंट करने के अलावा। और जब वो अग्रीमेंट हो जाएगा, अगर हो जाता है, तो उससे फायदा श्रीलंका को ये होगा कि और जो देश अभी अपने हाथ दबाए बैठे हैं, मुंह बंद करे बैठे हैं, वो साथ में जुड़ करके श्रीलंका की मदद करेंगे। क्योंकि सब जानते हैं, मैं पश्चिमी देशों की खास तौर से बात कर रहा हूं, वो सब जानते हैं कि अब गलती करी तो चीन हड़प जाएगा जी श्रीलंका को, तो वो गलती नहीं करना चाहते। इसलिए
पहला कदम ये होना पड़ेगा कि जो भी सरकार आती है वो एक अग्रीमेंट करे, और ये जो गलतियां श्रीलंका की सरकार ने करी थी उनको वापस लेना पड़ेगा, नए रास्ते पे चलना पड़ेगा। और इस संदर्भ में मैं एक बात और अजीत जी कह देना चाहता हूं जी कि मैं जब तुलना करता हूं देशों की, तो मैं इस आधार पे करता हूं कि हमें असफल देशों की गलत नीतियों से भी सीखना चाहिए और सफल देशों की सही नीतियों से भी सीखना चाहिए। तो मैं ये कतई नहीं कह रहा था, जैसा ये सजेस्ट किया गया एक सज्जन ने, कि भारत उधर जा रहा है जहां श्रीलंका या पाकिस्तान जा रहा है, कतई नहीं, मगर बिल्कुल गलतियां दोनों तरीके के देशों से और सफलताओं से सीखना आवश्यक है। बिल्कुल, और हमारे पड़ोसी देश हैं तो हमारी नजर उन पर रहनी चाहिए, खासकर वहां पर क्या कुछ चल रहा है उससे हम पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। जैसे हमारे अगर पड़ोस में कोई रहता है, अगर वहां कुछ चल रहा है और हम अनअफेक्टेड रहें, ये संभव नहीं है। एसडी मुनि साहब, आपके फाइनल कमेंट्स मैं लेना चाहूंगी। नहीं, मैं भी यही कहूंगा शशांक जी से, हमने ये नहीं कहा कि हम श्रीलंका के रास्ते जा रहे हैं जी, लेकिन उन आयामों को जहां पर हमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए उनको फ्लैग करना जरूरी है, और भारत के नेताओं को उसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। उसकी अनदेखी करने से किसी को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ यही बात करें। जहां तक आईएमएफ का सवाल है, सवाल आईएमएफ से ही मदद लेने का नहीं है। आईएमएफ से मदद लेने में कोई एतराज नहीं है, किसी को मना ही नहीं है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ ये सोच लेना कि आईएमएफ वहां की राजनीतिक परिस्थितियों का हल निकाल लेगा। देखिए, आईएमएफ का काम, आईएमएफ कंडीशंस लगाता है 2 वजह से। जी। एक तो उनको अपना पैसा वापस मिल जाए, जी, एक का वापस पैसा मिल जाए, और दूसरा ये कि वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल में वो कंट्री रहे। तो ठीक है, मैं इस बहस को हम लोग बाद में आगे चलाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर एसडी मुनि साहब, शशांक साहब, संतोष मेहरोत्रा साहब, पद्मा राव साहब, आप चारों हमारे साथ जुड़े, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आपने हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ये बात बड़े बुजुर्ग भी कह गए, तो वो सभी के ऊपर लागू होती है। और श्रीलंका शायद थोड़ा सा पहले अगर उस बात को समझ लेता तो इतनी बुरी स्थिति आज वहां पर लोगों की नहीं हो रही होती। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। श्रीलंका में जो स्थिति पैदा हुई है उसे अपने पैरों पर खड़े होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। ये जो हालात हैं इतनी जल्दी बेहतर होते हुए नहीं लगते। इस बदहाली के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की तो जरूरत है ही, दूसरे देशों की भी लगातार मदद की दरकार रहेगी। और इन सबके बीच सबसे बड़ी परीक्षा है उन लोगों की जो छोटे छोटे बच्चे और बूढ़ों के साथ आए दिन खाने पीने की दिक्कतें झेल रहे हैं। लेकिन इन्हीं लोगों को संयम दिखाना होगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में त्याग करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। और इस वक्त श्रीलंका के लोगों को जरूरत है कि वो हिम्मत ना हारें, उम्मीद का दामन थामे रखें। हम लोग में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।